नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है, तो बात आज उसी से शुरू होगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। नवरात्र में वोटिंग शुरू होगी तो दीपावली से पहले खत्म भी हो जाएगी। और 5 चरणों में चुनाव के ऐलान का खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया। और इन सब के बीच सभी दलों और गठबंधनों ने अपनी जीत और विरोधियों की हार की मुनादी भी कर दी। भ्रष्टाचार का काम सबसे बेहतर चल, ये मामूली चुनाव नहीं है। The date of counting for all phases together, as you know, would be 8th November, which is Sunday. महारैली ने यानी दिवाली से पहले ही पता चल जाएगा कि जीत की हुंकार भरने वाले बिहार के चुनावी सुरमाओं में किनकी दिवाली मनेगी और किनका दिवाला निकलेगा। दिवाली 11 नवंबर को है, लेकिन 8 नवंबर को ही बिहार के वोटरों का फैसला आ जाएगा। चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया कि बिहार विधानसभा के लिए 5 चरणों में चुनाव होंगे। Bihar election will be conducted in 5 phases, and date of poll would be 12th October 2015, that is Monday. 243 सीटों के लिए बिहार में 5 चरणों में मतदान होगा। वोटिंग की तारीख है 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 1 नवंबर और 5 नवंबर। वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। दिलचस्प बात यह है कि त्योहार के मौसम में ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी बिहार मनाएगा। The Commission will undertake all steps to ensure communal harmony and peace during all festival falling during MCC period. Some of the important festivals include Dasara, Navratras, Eid ul-Zuha, Muharram, Diwali and Chhath, besides a long list of other festivals. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार मतदाता ईवीएम मशीन पर अपने उम्मीदवार की तस्वीर देखकर वोट डाल पाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 5 चरणों में दीपावली और छठ से पहले चुनाव संपन्न कराकर नेताओं को जीत और हार के बाद त्योहार मनाने के लिए वक्त भी दे दिया है। उधर चुनाव के तारीख तय हुए, इधर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को पक्की मान रहे हैं। अब इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो जो काम किया है, जो लोग काम से संतुष्ट हैं, वोट देंगे। इंतजार था इसी घड़ी का, और इस लड़ाई में पूरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। तो 10 साल हो गया नीतीश जी को, 10 साल लोगों ने मुख्यमंत्री के नाते स्वीकार किया। लोग बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं, तो वो कोई गठबंधन कर लें, कितने भी फ्रंट आ जाएं, लेकिन बीजेपी का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा बिहार के। और हमें खुशी है कि दिवाली के पहले ही 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, ताकि दिवाली के दिन हम लोग जश्न मनाएंगे बिहार में राम राज्य के आने का, बदलाव का, आशा का, विकास का। चुनाव की तारीख तय होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी कोई नई सरकारी घोषणाएं नहीं होंगी। बस नेताओं के वादे होंगे कि सत्ता में आए तो कैसे चांद तारे तोड़कर लाएंगे। मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। माना तो यही जा रहा है कि जंग मोदी बनाम नीतीश की, और इस जंग में मोदी के पीछे रामविलास पासवान खड़े हैं तो नीतीश के पीछे लालू प्रसाद यादव। दरअसल इन दोनों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत के लिए रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। शुरुआत तेजस्वी से। तेजस्वी, लोकसभा में मोदी की हवा में सुपड़ा साफ हो गया। इस बार विधानसभा चुनाव में तैयारी क्या है? देखिए, हम लोगों का महागठबंधन की पूरी तैयारी है और हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन की बिहार में सरकार बनना तय है। इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे तमाम रणनीति हो या हमारी जितनी भी, चाहे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की भी घोषणा है, हम लोगों ने पहले कर दिया है। नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। दूसरी तरफ से हमने जो कौन कितने सीट पे लड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है। तो हम लोग डिसीजन पहले से, समय से पहले हम लोगों ने लेने का काम किया। मगर आप दूसरे खेमों की अगर आप बात करें एनडीए की,
तो उसमें आप देखे होंगे कि अभी तक ना तो बीजेपी से कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित है, ना उनके अलायंस में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये घोषित नहीं हुआ अभी तक। और अभी भी आप देखते होंगे 2-3 दिनों से पासवान जी और मांझी जी की जिस तरह से झगड़ा चल रहा है, जिस तरह से अनबन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों खेमों से उन लोग करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ये भी दिखाई दे रहा है कि एनडीए में एकजुटता एकदम नहीं है। और ख़ास तौर पे इंटरनल बीजेपी में भी फाइट चल रहा है, जिसका परिणाम आपने सुशील मोदी जी के सभाओं में देखा होगा कि कुर्सी, जूते और लात घूसे भी चलने का काम हुआ है। तो हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं और काफ़ी दिनों से हम लोगों का इंतज़ार था कि कब चुनाव का घोषणा होगी। अब बिगुल फूका जा चुका है और हम लोग पूरी तैयारियों के साथ, दमखम के साथ हम लोग बिहार की जो हम लोगों की जो लड़ाई है एनडीए से, हम लोग जीतने का हम लोग काम करेंगे। जी, दिलचस्प है। पूछा आपके बारे में जाए और बताने लगे विपक्ष के बारे में, लेकिन 100 सीट पे आप, 100 सीट पे नीतीश, ज़्यादा सीटों पर आप जीत गए, तब क्या होगा? तब भी सीएम नीतीश या तेजस्वी यादव? ज़्यादा आए या कम आए, हमने एक बार जब हमारे नेता जो चीज़ बोल देते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे तो वही मुख्यमंत्री होंगे, वो आगे उनके नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार बनेगा, ये तय है। ये कम ज़्यादा सीट की बात नहीं है। ये सीट, ये जो बिहार का इलेक्शन है, पूरे देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों ने निगाह डाल करके देखें। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का क्या फ्यूचर होगा। जिस तरह से दिल्ली हारे हैं, ये लोग बिहार हारेंगे और पूरे देश में इसके बाद इनका हारना शुरुआत होगा। आप देखते जाइएगा। जी, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन नेताजी ने भी कुछ कहा था, यानी मुलायम ने भी कुछ कहा था, लेकिन साइकिल लेकर अलग हो गए। तो आप लोग नाकाम हो गए ना उन्हें मनाने में, और वह भी पलट गए ना। देखिए, हमारा आदरणीय मुलायम जी के प्रति हमारा पहले से भी सम्मान था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये उनका फैसला है और हम उनको आभार इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि हम दोनों नेताओं को, हमारे जो महागठबंधन जो हुआ है, ये इसमें मुलायम जी की भी अहम भूमिका है। उन्हीं का निर्णय था, उन्होंने भी नीतीश कुमार जी का नाम घोषणा करने का काम किया था। हम लोग एकजुट हुए हैं उनके वजह से, इसलिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हालांकि अब क्या फैसला हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम लोगों का, आप जानते हैं कि हम लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है, बातचीत चल रही है और ये फैसला जो ये कॉल है, ये मुलायम जी को लेना पड़ेगा। चलिए, मुलायम जी ने फैसला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और जहन में है। रामविलास पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी झगड़ा कर रहे हैं सीटों को लेकर। जो बंटवारा चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। बीजेपी दोनों को मनाना चाहती है। ज़्यादा सीटों का दावा कौन ठोक रहा है? ये सारे सवाल इस रूप में सामने आकर खड़े हो गए हैं कि दरअसल बीजेपी मान मनोबल तो कर रही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अडिग भी है। क्योंकि हम जीतने वाले हैं। एकदम पासवान जी बड़े भाई हैं। हम सब लोग एक की टीम के समान हैं। जीतने से पहले ये तो तय कर लें कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर एनडीए बिहार के चुनावी समर में कूद पड़ा है, लेकिन सहयोगी दलों को बीजेपी कितनी सीटें देगी, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे मांझी जी? अभी पहले ही कह दें कितनी सीटों पे? अभी तक तो फाइनल हो गया। कल फिर आवेंगे, कल बैठक होने वाली है, कल तय होगा। दरअसल सीटों का कांटा तो मांझी ने ही फंसा रखा है, क्योंकि वो खुद को पासवान से बड़ा दलित नेता मानने लगे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान 50 सीटों पर अपना हक जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 35 सीटें देना चाहती है, जबकि 40 सीटों पर पासवान के मान जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे ही जीतन राम मांझी 25 पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 15 सीट देना चाहती है और सौदेबाजी हुई तो 20 पर बात बन सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी 20 सीटें देना चाह रही है, यानी मांझी के बराबर। सीट शेयरिंग का अभी तक एनडीए में नहीं हुई है, कब तक होगी? क्योंकि आपको नहीं लगता कि जितना लेट होगा उससे एनडीए को नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल जल्दी होगा, बिल्कुल मिलकर होगा। हम लोग सब लोग चट्टान की तरह एक हैं। बिहार में चुनावी डुगडुगी बच चुकी है, लेकिन अभी भी एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारे का काम पूरा नहीं हो पाया है। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी चीज़ें, लेकिन न रामविलास पासवान इस नतीजे पर पहुंच सके कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, और न ही मांझी का कहना है कि मांझी की नाव कभी नहीं डूबती, लेकिन अब देखना है कि वो अपनी नाव कैसे पार लगाते हैं। बुधवार को बीजेपी के बिहार प्रभारी अनंत कुमार से मिलने पहले उनके घर मांझी पहुंचे, फिर पासवान,
जिस तरह मांझी ने सीटों को लेकर सार्वजनिक तौर पर पासवान की खिल्ली उड़ाई थी, उससे बीजेपी नाराज दिखी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने मांझी से अपनी नाराजगी जता दी, इसीलिए जब वो बैठक से बाहर निकले तो सुरताल बदले हुए थे। अपने को चाहे वो जो समझे, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए, पासवानों के लिए वो न करके वो अपने परिवारवाद और परिवार के लिए जो कुछ करना चाहते हैं कर रहे हैं। एकदम पासवान जी बड़े भाई हैं, उनको हम प्रतिष्ठा करते हैं। बड़े भाई छोटे भाई में थोड़ा सा आगे पीछे नोकझोंक होता है, वही हुआ है, इसकी चिंता क्या करनी। थोड़ी देर बाद पासवान भी मीडिया से रूबरू हुए तो ऑल इज वेल की मुद्रा में थे। हम हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम सब लोग एक की टीम के समान हैं और टीम के समान लड़ेंगे। नीतीश लालू का महागठबंधन इस लिहाज से बाजी मार चुका है कि वहां सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी साफ है। लेकिन एनडीए में फिलहाल तो सीटों पर भी घमासान मचा है। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये दूर की कौड़ी है। बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और एनडीए के दो दलित चेहरे आपस में सरफटोबल सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं कि एनडीए में सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन है। और शायद इसीलिए बिहार के चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही एनडीए में सीटों की लड़ाई भी तेज हो गई है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मुश्किल सिर्फ दलित चेहरे की नहीं है, मुश्किल इस बात को लेकर है कि जो विधायक जीतन राम मांझी के साथ हैं उसमें से 2 विधायक दरअसल जमुई से आते हैं और जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान। पासवान चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। ये कह रहे हैं कि दरअसल विधायक अगर सिटिंग है तो उन्हें तो मिलना ही चाहिए। झगड़ा इस बात को लेकर भी है। चलिए चिराग से इस बात को पूछा जाए। चिराग, जीतन राम मांझी ने झटके में हमला क्यों बोल दिया? मांझी जी के ऊपर खैर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और कोई बैटल चल भी नहीं रहा है। मांझी जी ने उन बातों को किस परिप्रेक्ष्य में बोला मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया। मांझी जी के साथ हम लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मांझी जी खुद जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो उन बातों को मानते नहीं हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वो बोल रहे हैं, मेरी समझ के परे है। मांझी जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिश्ते बहुत पुराने हैं और मांझी जी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का 45 साल पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। 2 बार वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट मार्जिन से जीतने के लिए उनका नाम दर्ज है। 9 बार वो लोग सांसद बने। हमारी पार्टी जब अकेले भी चुनाव लड़ी उस वक्त भी हम लोग कई विधायकों के साथ 2005 में जीत कर आए। तो मांझी जी ये सारी बातें जानते हैं। मांझी जी ये भी जानते हैं कि हम लोग जिस गठबंधन के साथ जाते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरा कैडर एक तरफा उनके साथ जाता है और ये सर्वे रिपोर्ट ही कहती है, हम लोग नहीं कह रहे। तो मांझी जी खुद इन सारी बातों को मानते हैं, जानते हैं, उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्यों ये बातें बोली। बड़ी जबरदस्त मासूमियत है चिराग, लेकिन सवाल छोड़िए, अब इसे आगे बढ़िए। सीएम कौन होगा इसको प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। इतिहास में भी आपने देखा है जिन जिन प्रदेशों में हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, फॉर दैट मैटर इवन जम्मू कश्मीर हो, हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और जब हमारे गठबंधन के पास हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा इतना बड़ा और इतना लोकप्रिय चेहरा है, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। और जहां तक रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी की, वो हमारे गठबंधन का एक बहुत ही मजबूत और बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बट उन्होंने खुद ही इस बात को स्पष्ट रूप से बोला है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन में बड़ी पार्टी है, दावेदारी भी उन्हीं की बनती है। जी, मांझी को छोड़ के आप सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय कर्मचारियों को बिहार चुनाव का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा कर दिया, जिसका राजनीतिक मकसद बिहार से लाभ लेना ही माना जा रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन देश भर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। बिहार में चुनावी बयार है तो यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान मोदी सरकार है। इस चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छा तोहफा दिया है। बिहार के चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। इस वर्ष के जो दूसरा हाफ है, सेकेंड हाफ है, 1 जुलाई से लेकर उसमें रिवीजन होता है सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस का, तो 6% डियरनेस अलाउंस मंजूर किया गया। अब ये बिहार में चुनाव का असर कहें या कुछ और,
लेकिन इस साल मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर कुछ खास ही मेहरबान हो रही है। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया था। 6 महीने के भीतर दोबारा 6% महंगाई भत्ता देकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियां दूनी कर दी हैं। बहरहाल ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2015 से लागू होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 113 से बढ़कर 119% हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। राजनीति में मूर्तियों का उपयोग या महत्व होता क्या है? वाकई बहुत होता है। सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची। वहां पर उन्होंने अपने पति राजीव गांधी और अपनी सास इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। जो बात बोली ना जाए और मकसद सज जाए, इससे बेहतर कुछ होता नहीं, और हुआ भी यही। अखिलेश के एक मंत्री ने कहा, सोनिया खामोश रही। राजनीति का जो मुश्किल गणित कई बार संघर्ष से भी नहीं सकता, उसे मूर्तियां हल कर देती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में अपने पति राजीव गांधी और फिर सास इंदिरा गांधी की मूर्तियों का अनावरण किया। सवाल है कि क्या ये दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में जवाहरलाल नेहरू की स्मृतियों का रकबा कम करने की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ नई लड़ाई की झलक है, या फिर इसी बहाने कांग्रेस की परंपरागत राजनीति को चमकाने की कोशिश? इन सब के बीच एक झलक रायबरेली के विकास को लेकर शुरू हुई राजनीति की भी दिखी, जिसमें सोनिया के बगल में अखिलेश सरकार के मंत्री बैठे और रायबरेली को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं करने के फैसले पर सवाल भी उठाया। केंद्रीय सड़क योजना के अंतर्गत, चाहे वो PMGSY की सड़कें रही हों, चाहे SRS की सड़कें हों, उनमें केवल 4 करोड़ 88 लाख रुपए यहाँ पर जो PMGSY के जो यहाँ एक्शन थे उन्होंने जानकारी दिया, तो ये आया कि इसको जो है प्रस्ताव को समूल रूप से वहाँ भेजा जाए केंद्र सरकार को, कि मात्र 4 करोड़ रुपए ही क्यों दिया गया। क्या कारण है कि रायबरेली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ? 1952 से ही रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से सोनिया के ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी जीतकर संसद में पहुंचे तो 3 बार से सोनिया जीत रही हैं। उस असर को ये तस्वीरें साबित कर रही हैं, जहां सोनिया का पैर छूने के लिए समर्थकों में होड़ मच गई। लेकिन लोकतंत्र की एक तस्वीर तब सामने आई जब रायबरेली के रास्ते में सोनिया गांधी के काफिले को एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना पड़ा। रेलवे क्रॉसिंग पर तो 10 मिनट में इंतजार पूरा हो गया, लेकिन कांग्रेस को सत्ता के केंद्र में लाने का इंतजार फिलहाल लंबा दिख रहा है। शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, रायबरेली, आज तक। नेपाल के भूकंप में भारत ने बहुत मदद की, लेकिन त्रासदी देखिए, भूकंप से प्रभावित होकर नेपाल की महिलाएं अगर भारत की तरफ कदम बढ़ाती हैं तो दलालों के चंगुल में फंस जाती है। ब्रेक के बाद बताएंगे शारीरिक शोषण के साथ कैसे होता है।